नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, जिस प्रकार से मेरे चैनल में ज़मीनी मामला या अधिग्रहण मामला का आवाज़ मैं उठा रहा हूं, लोगों की बातें सरकार तक पहुंचा रहा हूं, आज उसी को लेकर एक छोटा सा चौपाल हमारा लगा हुआ है, जो चौपाल 6 है। और इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर सरकार या अन्य कंपनियां ज़मीन को अधिग्रहण क्यों करती है। आपको ये साफ समझ में आना चाहिए कि जो सरकारें हैं या जो कंपनियां हैं वो ज़मीन को अधिग्रहण क्यों करती है। आज उसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि चंद्रगुप्त कोल परियोजना से रैयत हैं और इनका भी ज़मीन चंद्रगुप्त कोल परियोजना में गया हुआ है। थोड़ा सामने आ जाइए। गया हुआ है और इन लोग अभी हाई कोर्ट में जो है से केस दर्ज किए हुए हैं इसी मामलों को लेकर। तो ये छोटा छोटा सा क्लिप हम बनाएंगे और आपको इसमें दिखाएंगे कि किस प्रकार से आज का टॉपिक जो है वो सरकार आखिर ज़मीन अधिग्रहण क्यों करती है और इसकी ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का है। ये दो टॉपिक में आपसे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो आज इस चर्चा में शामिल हैं उनसे हम परिचय करेंगे। आर.एस. पांडे। आर.एस. पांडे, क्या आपका एड्रेस बताइए। ग्राम बुकरू चंद्रगुप्त कोल परियोजना के विस्थापित रैयत है। देखिए, हमारे साथ आर.एस. पांडे जी जुड़े हुए हैं और मेरा नाम प्रभुनाथ यादव है। चंद्रगुप्त कोल परियोजना का विस्थापित रैयत है। सर, मेरा नाम ख्याली कुमार साव है और मैं पचड़ा पंचायत के ग्राम पचड़ा का निवासी हूं और मैं चंद्रगुप्त कोल परियोजना से प्रभावित और विस्थापित हूं। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित है। जो कुछ लोग केस करके लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं सो इनके साथ कदम से कदम ताल से ताल मिलाए हुए हैं। मेरा नाम कृष्णा यादव है, ग्राम बुकरू के विस्थापित रैयत हूँ और चंद्रगुप्त परियोजना से प्रभावित हूँ। यह हमारे साथ कृष्णा जी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुनील कुमार यादव हुआ। यहाँ पर सुनील कुमार यादव जी भी जुटे हुए। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि आखिर सरकार या अन्य कंपनियां अधिग्रहण क्यों करती है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आर.एस. पांडे जी से स्टार्ट करेंगे। क्या सर, ये कंपनियां जिस प्रकार से है जमीन अधिग्रहण करती है, तो आखिर ये जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे अधिग्रहण करती है, प्रक्रिया क्या है? सरकार को अगर पता चलता है कि जमीन के नीचे खनिज है, खनिज पदार्थ में बहुत से खनिज पदार्थ आते हैं, तो जो भी खनिज पदार्थ है तो जमीन खनिज निकालने के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा, ठीक है। इसमें जब सरकार अधिग्रहण करती है तो प्रक्रिया है, उसमें धारा 4 लगाया जाता है, धारा 6 लगाया जाता है, धारा 7 लगाया जाता है, धारा 9 लगाया जाता है, 11 लगाया जाता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के धारा है। वो धारा का परिभाषा मैं अभी इस वक्त नहीं करूँगा, लेकिन ये सब धारा का प्रक्रिया अपनाते हुए जमीन अधिग्रहण किया जाता है। और उसमें एक धारा है सेक्शन 9, वो लग जाने के बाद जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता है, बंद हो जाता है। तो हमारा चंद्रगुप्त कोल परियोजना का इसी तरह इस प्रक्रिया से जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और 28/10/15 को इसमें सेक्शन 9 लगा दिया गया। इसका मतलब होता है कि आप न जमीन खरीद सकते हैं, न जमीन बेच सकते हैं, न जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी नया कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। ये रोक हो जाता है। उस सरकार के अधीन जमीन चला गया, अब आप उसके मालिक नहीं रहे। और उसके बाद एक धारा लगता है सेक्शन 11। वो धारा जब लग जाता है उस दिन से सरकार अवार्ड घोषित करती है। धारा 11 से अवार्ड का मतलब होता है कंपनसेशन, जिसको मुआवजा भी बोलते हैं, लेकिन उसको अधिग्रहण के प्रक्रिया में अगर परिभाषा में आया जाए तो अवार्ड बोला जाता है। अवार्ड बोला जाता है। अधिग्रहण जब होता है तो अधिग्रहण का परिभाषा में हम उसको अवार्ड बोलते हैं। बोलचाल के भाषा में उसको हम अंग्रेजी में कंपनसेशन भी कह देते हैं, हिंदी में मुआवजा भी कह देते हैं, लेकिन अधिग्रहण के प्रक्रिया में उसको अवार्ड शब्द बोला जाता है। तो धारा 11 कब लगाया
है ना, अवार्ड घोषित कब किया, ये सब का जानकारी हम लोग को नहीं है। अब इसमें और भी है कि इस प्रक्रिया में एक नियम है कि जब सेक्शन 11 लग गया, अवार्ड घोषित हो गया, तो अवार्ड घोषित हो गया तो उसमें नोटिस देने का प्रावधान है, रैयतों को नोटिस दे, है ना, नोटिस देने के बाद कि आपका मुआवजा बन गया है और मुआवजा आप लीजिए। चलिए ठीक है। जैसे कि सर बोले कि जमीन अधिग्रहण क्यों का होता है, यदि जमीन अधिग्रहण इसलिए किया करती है सरकारें क्योंकि जमीन के अंदर खनिज संपदा रहता है और केंद्र सरकार और अन्य कंपनियां जब इस जमीन को अधिग्रहण करती हैं तो इसमें खनन कार्य करती है, अंदर से जो खनिज संपदा निकलता है। तो एक सवाल है आपसे फिर मेरा कि जैसे कि जमीन अधिग्रहण करने से पूर्व सर्वे का कुछ नियम होता है, सर्वे किस प्रकार से होता है? हाँ, जमीन अधिग्रहण करने के पहले सर्वे किया जाता है। जैसे मान के चलिए जमीन के अंदर में का सर्वे होता है ना। हाँ, हाँ। जैसे अधिग्रहण किया, अधिग्रहण क्यों करेगी सरकार? हाँ, तो उसके लिए मतलब जमीन के अंदर जो खनिज संपदा रहते हैं उसको पहले करते हैं ना। हाँ, उसके बारे में तो उसमें ऐसा है, कोल इंडिया का एक अंग है CMPDI। हाँ। CMPDI अच्छा, कोल इंडिया का एक अंग है CMPDI। कोल ये जो टंडवा में एक बार इंडिया में, टंडवा में भी पांडे मोड़ में बहुत दिन तक उसका ऑफिस था। तो उस क्षेत्र में घूम घूम के कोयला का सर्वे किया। अच्छा। तो CMPDI कोल इंडिया का सिर्फ कोयला का सर्वे किया और कोई भी नहीं, कोल इंडिया का अंग होने के नाते CMPDI सिर्फ कोयला का सर्वे करता है। सिर्फ कोयला का। तो कोयला का सर्वे करके वो पता लगाया कि इस क्षेत्र में कितना कितना कोयला का सीम है, कहाँ कहाँ कोयला है, किस ग्रेड का कोयला है ना, ये सब रिपोर्ट कोयला मंत्रालय भारत सरकार को देता है। उसके बाद भारत सरकार योजना बना करके प्रक्रिया आरंभ करती है। मतलब ये प्रक्रिया है उसका। मतलब आपका कहने का ये अर्थ है कि जैसे किसी भी जमीन को अधिग्रहण करते हैं तो पहले उसका सर्वे होता है, इंटरनल उसमें बोर करके पता किया जाता है कि भाई इसके अंदर में क्या क्या चीज है। जियोलॉजिकल विभाग उसका पता लगाता वो CMPDI जो है वो कोल खनन का एक अंग है और उन्हीं के द्वारा ये होता है। मतलब अगर कोई कंपनी है जैसे कोल CCL द्वारा अगर किसी जमीन को अधिग्रहण करती है तो उसमें जो है सो उसको पहले उस क्षेत्र को सर्वे करवाएगी, उसके अंदर में क्या क्या है वो CMPDI से करवाएगी। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से अभी सर बताए हैं, जैसे किस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए जो है सो सबसे पहला चीज सरकार द्वारा या अन्य कंपनियों द्वारा ये कदम उठाया जाता है कि उस जमीन के अंदर का सर्वे किया जाता है। उस जमीन का अंदर का सर्वे किया जाता है और जो सर्वे करने का जो कंपनी है, जो CMPDI जो नाम है उनका, वो एक कोल खनन परियोजना का अंग है। उनके द्वारा उस जमीन के अंदर का सर्वे कराया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट CMPDI के थ्रू सरकार तक पहुंचती है और कोल खनन परियोजना तक पहुंचती है, जिसके बाद जमीन का अधिग्रहण करना चालू हो जाता है। उसके बाद का आपको मैं आगे का जानकारी देता हूं, जिसके लिए हमारे पास RS पांडे जी इनका भी जानकारी देंगे। जैसे ये सब हो गया कि सर्वे हो गया, जमीन के अंदर में क्या क्या है वो खनिज संपदा सब पता चल गया, उसके बाद का प्रक्रिया क्या है, कौन सा धारा लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, उसके बारे में जानकारी। तो वही बताए हम कि जब लास्ट सेक्शन 9 लग गया तो हो गया कि अब सरकार के माने अधीन चला गया आपका जमीन। तो आप जमीन कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन अधिग्रहण के पूर्व सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 8 ये सब प्रक्रिया लगता है ना। उसके बाद लास्ट में सेक्शन 9 लगता है, जिसमें जमीन का खरीद बिक्री बंद हो जाता है और सरकार के अधीन जमीन चली जाती है। वो जमीन हम ना बेच सकते हैं और ना जमीन खरीद कोई सकता है। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 में है कि सरकार को माने अधिग्रहण में कि इस क्षेत्र में कोयला है, अच्छा, ये पता लगा, कंप्लीट हो गया और सरकार को इस 4 में ये चला जाता है। उसके बाद सेक्शन 7, 8 आता है कि राज्य सरकार का भी तो जमीन का मालिक तो राज्य सरकार होती है, तो राज्य सरकार से स्वीकृति वगैरह जो लेने की प्रक्रिया है उस सेक्शन 7, 8 में होता है। उस सरकार भी पर स्वीकृति दे दिया, केंद्र सरकार से को गारंटी मिल गया कि कोयला है, तो फिर सेक्शन 9 लगा दिया जाता है कि आपके जमीन पर अब खरीद बिक्री नहीं होगा, कोल खनन के लिए जमीन ले लिया। ये प्रक्रिया। तो दोस्तों, जिस प्रकार से RS पांडे जी बताएं हम
कुमार है कि ज़मीन अधिग्रहण सरकार क्यों करती है, आपको जानकारी मिल गई होगी। और ज़मीन अधिग्रहण के बाद में कौन कौन सी धाराएं लगती है वो भी जानकारी मिल गई होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त कर योजना के कुछ रैयत यहाँ पर मौजूद है। ये हम जानकारी इनसे पूछते हैं कि क्या ये पहले इन लोग को जानकारी थी, क्या आपको पहले जानकारी थी सर इसके बारे में जो आर एस पांडे जी बताएं? नहीं, हम लोग को जब सेक्शन 9 लगा उस समय पता चला कि इस क्षेत्र का ज़मीन खरीद बिक्री रजिस्ट्री नहीं होगा। नहीं वो चीज़ का नहीं, जैसे ये जानकारी थी आपको कि इस प्रकार से अधिग्रहण किया जाता है? नहीं, जानकारी तो नहीं था। अभी जानकारी हाँ, अभी जानकारी हुआ। अच्छा, और कैसा आपको क्या अब अनुभव हुआ? एज ए रैयत अगर पूछिएगा तो मैं अपना भविष्य और अपने बाल बच्चा का भविष्य दूर दूर तक जब देखते हैं तो अंधकार दिखता है। इस क्षेत्र में जब पता चला कि यहाँ पर कोयला है और हम लोग को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा, कोई सुविधा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सुविधा नहीं देता है। सरकार ज़मीन लेना चाहती है तो ले, लेकिन यहाँ के रैयत का जो भविष्य होता है और उसके बाल बच्चा का जो भविष्य होता है उसका कई पीढ़ी तक है ना, उसका नामो निशान मिटा देता है। सबसे कहने का मतलब कि यहाँ का कोयला से, यहाँ का खनिज से पूरा इंडिया में जाता है कोयला। इंडिया का मतलब कि इंडिया में पूरा जगमगाता है और जो बाहर के जो व्यापारी लोग आते हैं माला माल होते हैं और यहाँ का रैयत भिखमंगा और उसका बाल बच्चा का भविष्य अंधार में चला जाता है। भिखमंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके पास एक गुलगुलिया कहते हैं सर, जस्ट लाइक गुलगुलिया होता है कि जब उसका घर, हाँ खाना, जब उसका घर द्वार सब चला जाता है तो कहीं तंबू गाड़ कर 15 दिन है ना को रेलवे स्टेशन में, तो 15 दिन को है ना बस स्टेशन में, कहीं और जगह, इसी तरह से बस वही हो जाता है। तो सरकार से, भारत सरकार से भी और केंद्र सरकार से हम रैयत सभी नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि जो नियम वो बनाया है, सबसे पहले नियम है कि ज़मीन के बदले में जो मुआवजा देता है वो इतना ही कम होता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। देखिए जिस प्रकार से रैयत यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि अभी इनको जानकारी नहीं था, कुछ जानकारी इनको प्राप्त हुआ, उसके बाद से ये जिस प्रकार से अभी बताए हैं कितना दर्द है, किस प्रकार से ये इस एरिया क्षेत्र में अपने भविष्य को टटोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस दर्द को। क्या कहेंगे इनके बात पर, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात बोले। और वो यह वास्तविक बात है कि कोल माइन्स जहाँ खुलती है, वो कोयला उद्योग जहाँ स्टार्ट होता है, उसके बाद जनता को देखने वाला कोई नहीं, ना ही यहाँ के मुख्यमंत्री, ना ही सांसद, ना ही मुखिया, सभी के सभी ऐसे गोलमाल हैं, ठीक है। और जनता का भविष्य अंधकार में चले जाता है। देखिए कहने का अर्थ है कि जानकारी के अभाव में जिस प्रकार से रैयतों को लूटा जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है इस क्षेत्र का और उनके बाल बच्चे का भविष्य का। और जिस प्रकार से यहाँ पर और दो, तो आप सर ये बताइए हमको कि आर एस पांडे जी जिस प्रकार से अभी बताएं कि अधिग्रहण जो है सो इस प्रकार से होती है, अधिग्रहण से ये पहले ये प्रक्रिया है, क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि ये आर एस पांडे जी जो कहे हैं वो कितने प्रतिशत सत्य है? 100% सत्य बोले हैं वो। और कंपनी जब ज़मीन लेती है तो रैयत के लिए आखिर उसका क्या सोच है? अभी ठीक ख्याली जी बोले कि हम लोग का तो गुलगुलिया का जैसे डेरा कहीं लेके इस स्टेशन में, इस बस स्टेशन में, इस चौक चौराहे में जाके डेरा गिराता, उस तरीके से हम लोग का बाल बच्चा जो है वो उसी तरह से रोड पर उतर जाएगा। या और गुलगुलिया तो ये उसका जीने खाने का उसका सुविधा, या वो उसका वैसे ही उसका माता पिता सिखा भी दिए, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा को तो वो भी सीख नहीं है कि वो कहीं जाके वो जी खा लेगा। सो आखिर इसमें कंपनी का क्या सोच है कि हम लोगों का ज़मीन, अभी कोयला कहीं जाता है तो वो दुनिया जगमगा रहा है, और यहाँ का जो मेरा ज़मीन से कूड़ा निकलेगा और वो जो कूड़ा का भाव में लेना चाहता है, तो इससे मेरा भविष्य क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसके विषय में कंपनी क्या सोचा, यही उसका सोच है।
हम इसके लिए हाई कोर्ट किए हुए हैं, और जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा उस पर कंपनी मानेगी तो ठीक है, और नहीं तो मेरा ज़मीन स्वतः छोड़ दे। देखिए, जिस प्रकार से रैयत यहाँ बोल रहे हैं, आपको समझ में आया होगा कि क्या कहा जा रहा है। दोस्तों, अधिग्रहण जमीन सरकार इसलिए करती है क्योंकि जो यहाँ पर कोयला निकलेगी या जो भी खनिज संपदा होगी उससे वो अपना कार्य करेगी और वो बेचेगी। बिजली, जैसे बिजली पैदा करना होता है, अन्य और काम होते हैं, तो ये सब सारी प्रक्रिया करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। उसके अंदर से कोयला निकाला जाता है और उसके बाद भी रैयतों के साथ में इतना छल किया जाता है। तो आज यहाँ पर आपका एक नवयुवक है, कितना साल हो रहा है सर? 30 साल हो रहा है 30 साल हो रहा है जी। तो आप शादी वगैरह कर चुके हैं? शादी हो गया है। कितने बाल बच्चा है? बाल बच्चा नहीं है। नहीं है। तो हमें ये बताइए आप कि अभी आप नवयुवक हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं, आपको क्या ये जो आर.एस. पांडे जी अभी जानकारी दिए हैं कि अधिग्रहण इस प्रकार से किया जाता है, सरकार द्वारा ये कराया जाता है, तो क्या पता था आपको? देखिए, पता तो कुछ कुछ था, कुछ नहीं भी था। अभी जानकारी हुआ, लेकिन इसमें जो अभी हमारे डॉक्टर साहब आर.एस. पांडे बोले हैं, 28/10/2015 को सेक्शन 9 लगा। तो सेक्शन 9 लगने के बाद जो पूर्ण रूप से ज़मीन को खरीद बिक्री बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, आज तकरीबन 10 साल होने वाला है। आज 10 साल से खरीद बिक्री बंद करने के एवज में बहुत सारे रैयतों को इतना ही ना परेशानी झेलना पड़ा है कि कुछ लोग अपना मतलब कि डेथ भी कर गए हैं ये पैसा का अभाव में। अगर उनके पास खरीद बिक्री का ऑप्शन रहता तो आज ज़मीन को बेच उच के अपना जीवन को किसी तरह भी संभालते हैं, लेकिन उस लायक भी नहीं रहने दिए। और ये सरकार का देखिए, और CCL का जो है कारनामा कि 10 वर्षों से ये प्रतिबंध लगा करके रखे हैं हम लोगों को ज़मीन में, और ना अभी तक हम लोगों का किसी प्रकार का नोटिस उपलब्ध करवाया है, ना ही अवार्ड करवाया, ना ही मुआवजा के रूप में कुछ दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में हाई कोर्ट जाने के लिए हम लोग बाध्य हो गए। और बाध्य होने के बाद CCL अभी भी छल करना चाहती है, बिना नोटिस के मतलब पेपर में निकाल देता है कि हाँ पेपर जमा कीजिए, ज़मीन का मुआवजा लीजिए, हमारा ऑफिस में आकर के आप जमा कीजिए। तो वैसा कहीं होता है क्या? ये सिस्टम है क्या? हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आपका क्या सिस्टम है, आप बताइए कि हाँ मुआवजा देने का क्या प्रावधान है। हम कंपनी के पास जाके पेपर जमा कर दें, या तो आप हमको नोटिस के माध्यम से पहले जागरूक कीजिएगा कि हमारा ये ज़मीन जा रहा है, उसके बाद ही तो हमारा मुआवजा तय होगा। चलिए, ठीक है। ठीक। जैसे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर रैयतों द्वारा बोला जा रहा है, आर.एस. पांडे जी जिस प्रकार से बताए उन्हीं के जवाबों पर हुआ। तो आज हम आपको जानकारी दिए कि आखिर ज़मीन अधिग्रहण सरकार क्यों करती है और इसका प्रक्रिया क्या है। आपको यह जानकारी जानकर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।